नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मोहन नौटियाल इतिहास विभाग राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्र देहरादून। आज हम बात करेंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। लॉर्ड मिंटो वायसराय एंड गवर्नर जनरल, तत्कालीन वायसराय एंड गवर्नर जनरल थे, और जॉन मार्ले भारत सचिव। इन दोनों के प्रयासों के द्वारा 1909 में अधिनियम लाया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। इस समय काल में बहुत सारी घटनाओं ने इस को प्रभावित किया, इस सुधारों को प्रभावित किया। सन 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, और लॉर्ड मिंटो से सार्वजनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मुसलमानों को तर्कसंगत भागीदारी की मांग इन्होंने की थी कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे मुसलमानों को सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसी बीच 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क जैसे लोगों ने ढाका में एक लीग की स्थापना करी, मुस्लिम लीग की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना था। इनका मूल उद्देश्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखना था। इसका इन्होंने प्रत्येक वर्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड वायसराय गवर्नर जनरल से मुस्लिमों के लिए सुधारों की मांग की, और इसलिए 1909 में इस अधिनियम को पास किया गया। और यह अधिनियम पूर्णतः सांप्रदायिक अधिनियम हमें नजर आता है, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके केवल और केवल यही कारण नहीं, अभी तो अनेक कारण हमें दिखाई देते हैं। जैसे 1892 के सुधार से संतोष, 1892 के सुधार से संपूर्ण भारतीय समाज असंतुष्ट था। उन्हें इस व्यवस्था में खोट नजर आ रहे थे। इसमें सरकार के निर्णयों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। व्यवस्थापिका सभा में उनको बोलने का अधिकार तो था, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं प्राप्त हुआ था। या अनेक बहुत सारी कमियां जो 1892 के अधिनियम की थी, उनके कारण 1892 के अधिनियम पे लोगों को विश्वास नहीं रहा था। इसलिए मजबूरन भारत सरकार को 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में संविधान संशोधन लाना पड़ा। संविधान में एक एक्ट लाना पड़ा एक प्रकार से। और दूसरा कारण राष्ट्रीय आपदाओं का प्रभाव था। 1896-97 में भयंकर अकाल पड़ा भारत में, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। बंबई में अनावृष्टि के कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। सरकार ने इसमें कोई भी केवल एक अकाल कमीशन बनाकर अपनी खाना पूर्ति कर दी। कुछ भी बड़ा सुधार इनके द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण से लोग अत्यधिक नाराज थे। फ्लैग कमिश्नर को गोली मार, असंतोष इतना बड़ा कि फ्लैग कमिश्नर, जिसको अकाल कमीशन का मुखिया बनाया गया था, उसको गोली मार दी गई थी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण कर्जन, तत्कालीन लॉर्ड कर्जन की नीतियां, प्रतिक्रियावादी नीतियां जो थी, उससे भी जनता त्रस्त थी। उससे भी जनता में नाराजगी बढ़ रही थी, जिस कारण से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन के कारण की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण कांग्रेस में असंतोष की भावना जागृत होती। 1907 में यद्यपि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो चुकी थी, परंतु जल्द ही समझने लग गई कि ये दोनों एक अलग अलग नहीं हो सकते। इनमें जो गरम दल था वो परिषद या केंद्र सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, और वो समय पर सुधारों की मांग कर रहा था। सुधारों की मांग कर रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भारतीय सरकार को एक अधिनियम लाना पड़ा। चौथा महत्वपूर्ण कारण विदेशों में भारतीयों का बार बार किया जाने वाला अपमान था। जापान ने विदेशों में जो घटनाएं विदेशों में जो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था, उसके कारण भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को ठेस लग रहा था। जो भी विदेश से भारतीय आ रहा था, वो वहाँ की घटनाओं के बारे में लोगों को बता रहा था। जिस प्रकार से गांधी जब भारत आए, तो गांधी जी ने भी भारतीयों के अफ्रीका में होने वाले अपमान के बारे में जनता को बताया। इससे भारतीय बहुत नाराज हो रहे थे। इसको रोकने के लिए मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में
एक सुधार लाना पड़ा। विदेशी घटनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। 1905 में जापान ने रूस को प्रभावित हरा दिया था, जो एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी। अबिसिनिया 1896 में अबिसिनिया जैसे छोटे देश ने इटली को हराया था, जो एक बहुत बड़ी घटना नजर आ रही थी। इसलिए भारतीयों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। इसको रोकने के लिए, इस पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन पे नियंत्रण करने के लिए एक इस प्रकार का सुधार, और ये सही मायने में कहा जाए तो फूट डालो और राज करो की नीति का काम करते हुए इस सुधारों को लेके आया। प्रेस द्वारा प्रचार प्रेस राष्ट्रीय जागरण उद्भव एवं सुधार की मांग के लिए सराहनीय कार्य कर रहे थे। केसरी, काल, वैधव, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, युगांतर जैसे अखबार भारतीय नवजागरण का संदेश दे रहे थे। इसमें तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से अत्यधिक प्रचार प्रसार किया, अत्यधिक नवजागरण और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया, जिसका अध्ययन हम अगर चाहें तो भारत सरकार के प्रतिबंधित साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं। प्रतिबंधित साहित्य जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में सुरक्षित रखा गया है, उसके अध्ययन के द्वारा ये पता चलता है कि किस प्रकार से मीडिया ने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर के रख दिया, और किस प्रकार से मीडिया ने संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर किया, सारा संपूर्ण राष्ट्र। ये प्रेस की इन घटनाओं से भी पार्लियामेंट्री सुधारों की आवश्यकता नजर आ रही थी। इसलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1909 का अधिनियम पारित किया। इसके अलावा भारत में प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति के खिलाफ नवयुवकों में क्रांति और आतंकवाद की भावना फैल रही थी। यद्यपि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में भी दो भाग 1907 में हो चुके थे, और एक दल उदारवादी और एक अनुदारवादी या उग्रवादी दल, मतलब गर्म दल और नरम दल के रूप में दो भागों में विभाजित हो चुके थे। इसके प्रकार से जो उदारवादी तो ठीक थे, लेकिन उदारवादी तो आसानी के साथ अपने कार्यों को कराने की प्रयास करते थे, लेकिन गर्म दल के लोग हमेशा अपने हाथों में कठोरता और छीन कर लेने की बातें करते थे, जो नौजवानों में उग्रवाद के रूप में फैलने लगा, जिसके कारण से भी ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उनके संविधान सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी ओर कांग्रेस की मांग, क्योंकि इतना बड़ा संगठन प्राचीन 1885 से 1905 आते आते ये इतना बड़ा संगठन बन चुका था। 1905 में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की बागडोर लॉर्ड कर्जन के बाद अपने हाथों में ली, और इस एक बहुत बड़ा कांग्रेस का संगठन कार्य कर रहा था, जिसके कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा, ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि इस आंदोलन को यदि शीघ्र ही दबाया नहीं गया तो ये घातक साबित होगा। इसलिए कांग्रेस की छोटी छोटी मांगों को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट्री सुधार लाया गया। दूसरी ओर सांप्रदायिकता का उदय महत्वपूर्ण, ये कहना कि सांप्रदायिकता का उदय इस पार्लियामेंट्री सुधार के लिए कारण हो सकता है। पार्लियामेंट्री सुधार के कारण भारत में सांप्रदायिकता का उदय को प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही भारत में सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम एकता अलग अलग होने लगी, जिसके कारण से ये सांप्रदायिकता की उदय भी पार्लियामेंट्री सुधारों के लिए पार्लियामेंट्री सुधारों के आने का एक कारण माना जा सकता है। इंग्लैंड में उदारवादी सरकार, इसी बीच इंग्लैंड में दिसंबर 1905 में इंग्लैंड में उदारवादियों का मंत्रिमंडल बना। मार्ले भारत सचिव हुए और भारतीयों तथा भारतीय समस्याओं की पूर्ण सहानुभूति रखता था। मार्ले जो भारत सचिव बनाए गए थे या भारत मंत्री बनाए गए थे, वो भारतीयों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते थे।
तत्कालीन वायसराय मिंटो भी समान विचार हो सकते। लॉर्ड मिंटो जो भारत में गवर्नर जनरल थे, वो भी उदारवादी उदारवादी विचारधारा रखते थे, जिस कारण से लॉर्ड मिंटो ने कार्यपालिका परिषद की एक समिति का गठन कर सुधार संबंधी प्रस्ताव प्रारूप तैयार करने के लिए कहा, जिसको अंत में उन विधेयक के रूप में लाया, 1909 में विधेयक के रूप में पास किया गया। इस प्रकार से मार्लियामेंट्री सुधारों के अनेक कारण हैं। इस अधिनियम में अनेक परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम में विधानसभा परिषदों के आकार में बढ़ोतरी की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में अधिकतम संख्या 60 निर्धारित की गई, जो इसी प्रकार बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा के लिए 50 और पंजाब के लिए 20, बर्मा के लिए 30, असम के लिए 30। इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य अतिरिक्त होते थे, जो एक भारतीय विधान परिषदों के आकार में बढ़ोतरी दिखाता है। दूसरा, इस 1909 के अधिनियम में मुख्य उपबंध था सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी बहुमत। सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत को बढ़ाया गया। प्रत्येक परिषद में 3 प्रकार के सदस्य होते, नामांकित, यदि तत्कालीन व्यवस्था में नामांकित सरकारी सदस्य, नामांकित गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से 3 प्रकार के सदस्यों मिलकर सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद का निर्माण किया जाता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सरकारी सदस्यों को बहुमत अधिक रखा गया। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिनमें 37 शासकीय सदस्य और 32 अशासकीय वर्ग के थे। शासकीय में से केवल 9 पदेन सदस्य थे, अर्थात गवर्नर जनरल, उसके 7 कार्यकारी पार्षद और 1 असाधारण सदस्य तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और शेष निर्वाचित किए जाते थे। इस प्रकार से व्यवस्थापिका परिषद में गवर्नर जनरल की विचारधारा को तवज्जो देने के लिए उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, सरकारी बहुमत को रखा गया। इसी प्रकार से प्रादेशिक सभा में भी यह व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों के विषय में भी यह कहा गया कि प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो भारत में उपयुक्त नहीं है, अतएव देश में वर्ग और विशेष हितों की प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण कही गई कि प्रादेशिक व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, प्रादेशिक स्तर भारत में, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारत में संभव नहीं है, इसलिए हम वर्ग और विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, बस वर्ग विशेष के हितों का ध्यान रखेंगे। तो 1909 के अधिनियम में विभिन्न वर्गों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका से निर्वाचित सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया। 5 मुसलमानों के द्वारा, 6 जमींदारों के द्वारा, 1 मुसलमान जमींदार के द्वारा और 1 बंगाल तथा बम्बई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा तथा 13 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। इस प्रकार से एक मुसलमानों को, वर्ग विशेष को पूर्ण प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। और भारत में विभाजन की स्थिति फूट डालो राज करो की नीति का पदार्पण इस अधिनियम के द्वारा हमें दिखाई देता है। लॉर्ड मिंटो ने विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को हानिकारक कभी नहीं समझा, इसलिए यह अधिनियम उसके द्वारा लागू किया गया। अगला उपबंध इसमें सामुदायिक पृथक निर्वाचन पद्धति थी। 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक एवं सामुदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। सामान्य निर्वाचन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भारत के लिए अनुपयुक्त समझा गया। विभिन्न वर्गों, हितों और जातियों के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब मुस्लिम्स और हिंदुओं में भी विभिन्न जातियों को आरक्षण का प्रावधान इस अधिनियम में ऐसा नजर आता है। मतलब हिंदू मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति अपना को बाहुल्य दिया गया। इसमें विधान परिषद के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। विधान परिषदों की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। इसमें विधान परिषदों की शक्ति में बढ़ोतरी की। पहला, इसके पूर्व सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इससे पहले जो है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वो प्रश्न पूछ नहीं सकते थे। इस अधिनियम द्वारा मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब इसके द्वारा एक अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया कि वो मूल प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न भी पुटअप कर सकते थे विधान परिषद में। सदस्यों का सार्वजनिक हित संबंधी
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया, उनको मत देने का अधिकार दिया गया। ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने में 15 दिनों की सूचना आवश्यक थी, परंतु सार्वजनिक हितों के संबंध में अगर कोई प्रस्ताव कोई सदस्य रख रहा है तो उसके लिए उसे 15 दिन पूर्व ही सूचना देनी होती थी। इसके अतिरिक्त वाद विवाद के समय इनमें संशोधन लाया जा सकता था। सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य कि चाहे ये प्रस्ताव जनता के लिए हो तथा अथवा वित्तीय विवरण के लिए हो। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे जनता के हित के प्रश्न हो या इस पे विधेयक, इस पे वार्तालाप किया गया हो, दोनों ही में सरकार को इन प्रश्नों को स्वीकार करना होता था। तीसरा, वित्तीय मामलों में परिषद की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। बजट पर गैर सरकारी प्रभाव बढ़ा दिया गया और सदस्यों को बजट पर विचार करने, बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करने और राजस्व और व्यय के मूल विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव इस अधिनियम के द्वारा हमें दिखाई देता है, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था की ओर एक कदम और नजर आता है। कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की गई थी। परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दी। इसके फलस्वरूप 2 भारतीयों के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव की काउंसिल का सदस्य बनाया गया और एक भारतीय श्री सत्येंद्र सिंह को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। भारतीयों को भारत सचिव की काउंसिल के में स्थान मिला। सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता जी को इंग्लैंड में भारत सचिव की काउंसिल में सदस्यता मिली, जबकि श्री सत्येंद्र सिंह को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जगह मिली। यद्यपि अंग्रेजों ने इस चीज का बहुत विरोध किया, परंतु 1909 के पार्लियामेंट्री सुधारों का सबसे बड़ा जो उपबंध है वो कार्यकारिणी सदस्यों में भारतीयों की नियुक्ति का है, जिससे कि भारतीयों को एक व्यवस्था प्राप्त हुई। इस अधिनियम के अनेक सारे दोष भी हैं। इसमें भारत विभाजन की नींव पड़ी, क्योंकि मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो एक तरीके से फूट डालो राज करी नीति, जिससे कि कांग्रेस के नियंत्रण से मुस्लिम बाहर हो जाएं। दूसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो सकी। यह अधिनियम भी सिर्फ दिखावे का अधिनियम बनकर रह गया, क्योंकि इसमें भी सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गई, जो एक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं कर सका। केंद्रीय विधान परिषद में सरकार शासकीय सदस्यों का बहुमत होना उत्तरदायी शासन को प्रभावित करता था, इसलिए इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष शासकीय सदस्यों का बहुमत है। केंद्रीय विधान परिषद की शक्तियां अत्यंत सीमित थी, वो बहुत कम चीजों पर फैसला ले सकती थी। दोषपूर्ण निर्वाचन पद्धति का भी इस अधिनियम का बहुत बड़ा दोष हमें नजर आता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1909 के सुधारों में भारतीय राजनीतिक प्रश्न का कभी हल नहीं निकला। इन सुधारों से अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की सीमित शक्तियां जो मिश्रण बना दिया गया था, वो स्वशासन को प्रभावित करता था। राजनीतिक प्रश्न का कोई हल नहीं निकल रहा था। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। मतलब कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग को इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया गया था। और उसने कहा कि यदि ये कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय में भारत में सीधे तथा अविसंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने तथा अथवा होने में सहायता मिले तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। मार्ले ने स्पष्ट रूप से भारतीयों की उस मांग को कि वो स्वशासन को स्वीकार करें, स्वशासन हमें प्रदान करे, वो बिल्कुल ठुकरा दी थी। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा एक स्पष्ट होता है कि 1909 में सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना था। उदारवादी लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, उदारवादी दल को प्रभावित किया जा रहा था और उनको जिससे कि उनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पले। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जाने की कोशिश की जाती। नरमपंथियों मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती। सरकार नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच दे रही थी। सरकार मुस्लिम नेताओं को जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, जो एक मुस्लिम वर्ग को एक कांग्रेस से दूर करने की एक प्रवृत्ति हमें नजर आती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पद्धति अपनाई हुई आती है स्पष्ट जनप्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रकार की बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई थी। मतलब जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से अस्पष्ट नजर आती है
स्पष्ट नजर आती है। हमें प्राथमिक शिक्षा, सरकार की तरफ नीतियों की आलोचना, इन चीजों का अधिकार इस प्रांतीय परिषद को नहीं दिया गया, जो एक बड़ा प्रश्न हमें दिखाई देता है। इस अधिनियम के द्वारा यद्यपि चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, परंतु फिर भी गवर्नर जनरल कार्य पहली बार भारतीय में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों को सीमित अधिकार प्रदान किए गए। ये जो कुछ कमियां, ये जो कुछ इस अधिनियम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि माल्या मित्र सुधारों के नाम पर हमारा सर्वनाश कर दिया गया है। हम हमारा सही मायने में अगर समझा जाए तो माल्या मित्र सुधार भारतीय समाज के उस हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक को रोकने का एक तरीका था, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने का एक तरीका था, जिसे हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए और ये दोनों भविष्य में भारत के लिए भारतीय एक होकर न लड़ सके और भारत की आजादी या स्वशासन की मांग पूर्ण रूप से न कर सके। इस कारण से माल्या मित्र सुधारों को भारत में वैमनस्य पैदा करने के लिए सर्वप्रथम रूप में जाना जाएगा या जाना जाता है। धन्यवाद।